मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम ऑपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल, इत्तेफाक राय के बगैर तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह, हुकूमती इत्तेहाद की नंबर गेम पूरी, क्या इत्तेफाक राय होगा? ज़ैगम साहब 24 घंटे में जिस तरह के रद्द-ए-अमल आए, उस एक ट्वीट के बाद खुद हुकूमती मेंबर्स की भी जिस तरह की गुफ्तगू थी, ये नहीं समझ आ रही थी कि वो खुद किस जगह खड़े हैं, वो बताना चाह रहे हैं, वो छुपाना चाह रहे हैं। क्या इबहाम दूर नहीं कर देना चाहिए पब्लिक करके? क्योंकि अब तो ये भी रिपोर्टेडली सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि अगले वीक में, यानी कि इसी वीक के आखिर तक भी, वो 7 तारीख को भी उसको कहीं ना कहीं सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो सेनेट में आ सकती है। आपके ख्याल में 26वीं की तरह ये मुसवदा असली, वो मुसवदा जाली, ये पहला ड्राफ्ट, ये दूसरा ड्राफ्ट, ये सारा मामला फिर से रिपीट होने को है? जी, ये तो सब कुछ रिपीट होगा, 26वीं तरमीम की तरह होगा। जिस तरीके से ये अभी बात की जा रही है, इस तरीके से तो पेश नहीं होगा। जो आखिर में मंजूर होगा वो एक मुख्तलिफ मुसवदा होगा। इस पर बहुत सी बातचीत होगी और इत्तफाक राय की जो राना साहब ने बात की, वो इत्तफाक राय हुक्मरान जमातों का इत्तफाक राय है। वो इत्तफाक राय जो तरमीम के लिए ज़रूरी है। राना साहब मेरे ख्याल में बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए वो एक बड़ा इत्तफाक राय, एक कंसेंसस बिल्डिंग करने चले हैं और वो कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा तमाम जमातों के दरमियान में। उस तरह का इत्तफाक राय 2 ही दफ़ा हुआ था, एक 73 का आइन बनाते हुए, एक 18वीं तरमीम के वक्त। तो उस तरह का कंसेंसस तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। 26वीं तरमीम जैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये बात आगे कैसे बढ़ती है? सबसे पहले तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जब मिलेगी तो फिर वो अपने कार्ड पीपल्स पार्टी सामने रख देगी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, क्या वो फौरी तौर पे देने को तैयार है, क्या देने को तैयार नहीं है, किस बात पे वो निगोशिएशंस की तरफ चल रहे हैं। वैसे मौलाना को मनाने की कोशिश की जाएगी। बैठ रही है सीसी के पास, कोई ड्राफ्ट तो होगा। आपकी क्या राय? जाहिर बात है जब वो मुशावरत करने लगे हैं तो किसी तो ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ पे कर रहे होंगे। देखिए, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये जरदारी साहब का दूसरा नाम है। हमारी किसी पार्टी की कोई ऐसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है जो खुद से बाख्तियार हो, खुद से फैसला करे। तो सीसी की मीटिंग का मतलब ये है कि इस मीटिंग के बाद जो तोप जरदारी साहब चलाएंगे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कंधे पर रख कर चलाएंगे और वो कहेंगे कि मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह मुतालबा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसा मुसवदा मौजूद है जिसको वो लेकर जाएं। इस वक्त जो ब्रॉड आउटलाइन है वो उसको लेकर जाएंगे और उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अगले मरहले पर कोई मुसवदा आएगा। अभी तक हमने मुसवदे की कोई बात नहीं सुनी और मुझे नहीं लगता कि कोई मुसवदा इस वक्त तैयार है। हो सकता है कोई वर्किंग ड्राफ्ट आपस में डिस्कशन के लिए इन 2 जमातों ने बना लिया हो। ये एक मुमकिन चीज़ है। अब कुछ चीज़ें बड़ी आसान हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। जहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी वाले मामलात हैं, वहाँ पे कौम परस्त जमातें जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, JI, MQM भी अपने नखरे दिखाएगी। ये ऐसा मामला है जिसको आगे लेकर चलना आसान नहीं है। फिर मौलाना तो आपको पता है, मौलाना को हर दफ़ा मनाना पड़ता है। मौलाना ने पहले ही गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो मौलाना को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और देने का मतलब ये है कि जो उनकी बेस है, जो उनके वोटर हैं, मगर ज़ैगम साहब नंबर गेम पूरी है हुकूमती इत्तेहाद के पास, तो क्या फिर भी वो कोशिश करेंगे मौलाना साहब को मनाने की? देखिए, वो इसकी मुखालफत को साफन करने की कोशिश करेंगे कि इसकी मुखालफत को जहाँ जहाँ से कम किया जा सकता है वहाँ से कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है PTI तो किसी सूरत में नहीं मानेगी और PTI के ना मानने का मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा भी इस बात को नहीं मान रहा। तो सिर्फ नंबर गेम काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए, ये वो मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान दहाइयों तक मरकज़ और सूबे के मामलात में झगड़ा रहा है, गुफ्तगू रही है, मसाइल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इस तरह इसको बदल कर रख दें। पीपल्स पार्टी के लिए भी इसको मानना इतना आसान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि एक मरहला वार अंदाज में बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त फौरी तौर पर ऐसा नहीं होगा कि वो जो बैलेंस है NFC का वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। एक स्टेप ज़रूर आगे जाएंगे। तो आप ये इंतज़ार कीजिए कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम कब आती है। अभी सर 27वीं तो आ लेने दे, उसके ऊपर इतना कुछ जो कहा जा रहा है, PTI ने तो यहाँ तक बाजू खोल दिए कि जो मुखालफत करेगा हम उसके साथ खड़े, हमें साथ मिलाओ। मगर सवाल यह है कि 26वीं तरमीम के सांप तोड़ दिए और फिर उसको पास कराने में मदद की, ये मौलाना फजलुर रहमान ने क्रेडिट लिया था। और अब की बार तो मुजव्विज़ा तरमीम बहुत आगे तक जा रहा है मामला। क्या PTI के अलावा अपोजिशन की बाकी सियासी जमातों से कोई हिमायत का इम्कान है? मौलाना तो आप कह रहे हैं कि शायद वो जोड़ लेंगे।
देखिए मौलाना भी जब जुड़ेंगे तो वो भी दांत निकाल के जुड़ेंगे ना, कुछ वो दिखाएंगे कि मैंने ये बात नहीं होने दी। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसी तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हुकूमत मानना चाहेगी, लेकर जाना चाहेगी। एक स्टेप तो आगे वो जा सकती है, अपनी हर बात नहीं मनवा सकती, लेकिन जो कौम परस्त जमातें हैं वो हरगिज़ नहीं मानेंगी। हो सकता है वो पीटीआई के साथ चली जाएं, तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से मनाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ लानी पड़ेगी कि वो तमाम तर जो हैं वो खिलाफ में ना जाएं। पीटीआई का तो कोई चांस नहीं है। जैसे आपने कहा कि पीटीआई ने पहले ही कह दिया है 26वीं तरमीम को भी रोल बैक करना उसका मुतालबा रहा है, तो 27वीं तरमीम के साथ वो कैसे जाएगी? ठीक हो गया, वैसे भी वो अपोजिशन में है। तो जी ठीक है। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि नवाज दौर की एक अहम नज़ीर मौजूद है 1997 की 2/3 अक्सरियत के बावजूद, जो उस वक्त 13वीं तरमीम लाई गई, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया गया और उसकी पूरी हिमायत मौजूद थी और जमहूरी हलकों से भी उसको सपोर्ट मिला था। इत्तेहादी हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। अब पीपल्स पार्टी भी सभी लोग कहते हैं कि मान ली जाएगी या मना ली जाएगी। क्या मुजव्वज़ा तरमीम वो हिमायत हासिल कर पाएगी जिसको हम कौमी इत्तेफाक राय कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है? आयशा, बुनियादी बात तो ये है कि कोई ऐसा मसौदा हमारे सामने नहीं है कि जिसके बारे में मैं कम से कम अपनी राय का इज़हार करूं। मेरी तो यही ख्वाहिश है ना कि जो भी आइनी फैसले हों वो मिलजुल के हों, क्योंकि उनके असरात बहुत दूर तक जाते हैं और ये फेडरेशन है। इस हद तक तो ठीक है। और जो बातें हमारे सामने आई हैं, बिलावल भुट्टो के हवाले से सारी चीज़ें आई हैं ना हमारे सामने, उसमें यहाँ तक है NFC अवार्ड की जो बात, ये बात बहुत दफ़ा ज़ेर बहस आई पाकिस्तान में कि वफाक के पास पैसे कम हैं और सूबों के पास पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो इल्ज़ाम सूबों पे लगाते हैं वो ये कहते हैं सूबों की ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने लिए जनरेट करें रेवेन्यू को, और कोई सूबा भी रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में संजीदगी नहीं साबित कर सका। ये एक 18वीं तरमीम में जो बात कही उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पे तो ये था ना, पावर जो डिज़ॉल्व करके दी गई, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो दी गई ना। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुकदान है, और ये आप अगर आप स्टडी करें तो ये बात साबित हो सकती है। दूसरी बात है कि NFC अवार्ड के तहत जब तक वो पैसा आवाम तक नहीं जाता और नहीं जा रहा, ये भी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको वफाक के जो हामी हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि ये तो कोई बात ना हुई कि हम पैसा भी दें और इसके बावजूद लोगों के छोटे छोटे मसाइल भी, पीने वाले पानी नहीं है, उनके पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये मसाइल तो आपको भी इल्म में और मेरे इल्म में भी हैं। इतने खरबों रुपया देने के बावजूद भी अगर मसाइल तय नहीं हो रहे तो ये वजह बनी एक और मुखालफत की। तीसरी वजह जो ये है कि ये तासर देना खुदा न खास्ता कि 18वीं तरमीम में अगर कोई तब्दीली हुई तो तमाम सूबों के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे और एक मसला पैदा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई। जब डिबेट शुरू होगी तो मुझे पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें गायब होनी है। और फिर याद रखें कि NFC अवार्ड के लिए फलसफा चारों सूबों के लिए अलग है। सही, उस पर तो कोई बात नहीं करता। सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, यहाँ आपकी बात से एक जुमला, एक बात जहन में आती है। आपने कहा अभी डिबेट शुरू नहीं हुई, पार्लियामेंटेरियंस ही जैसे बयानात दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, राना सनाउल्लाह ये कहने पर मजबूर हुए कि आइन मुल्क की मुकद्दस दस्तावेज है लेकिन हरफे आखिर नहीं, बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। अब ये फरमाइएगा कि क्या किसी आइन के फंडामेंटल्स को किसी तरमीम के जरिए तब्दील किया जा सकता है? अगर सबका इस पर कंसेंसस है तो फिर तो इस तरह की कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए कि बिना मुसव्विदा देखे सियासतदान ऐसे बयानात दें जिस तरह के गुज़िश्ता 24 घंटे में आ रहे हैं। या फिर लोग श्योर नहीं है कि फंडामेंटल्स छेड़े जा सकते हैं? जो पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल्स हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दुरुस्त, ये है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत होगी। पार्लिमानी जमहूरियत किस तरह होगी, सूबों में कैसे आएगी, वफाक में कैसे आएगी, सेनेट में कैसे आएगी, ये इसके फंडामेंटल्स हैं। लेकिन ये कोई फंडामेंटल्स नहीं है कि जो एक आप फैसला करते हैं और उस फैसले पर अमल दरामद करने के वक्त उसमें कोई खामियां और ख़राबियां अगर नज़र आती हैं तो उन पर तो डिबेट हो सकती है। जिन लोगों ने 18वीं तरमीम बनाई
उन्होंने अपने तौर पे उन हालात के ताबे बनाई, और जो अब खामियां नजर आई तो उनको तब्दील करने से ये तो कोई फंडामेंटल्स की वायलेशन नहीं है। फंडामेंटल की वायलेशन ये तब होगी जब आप पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दें, कि हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दें, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी। आप ये कहें कि हम इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के आईनी ढांचे से मुतसादम होगा, जिसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन ये तो जो चीज़ें हैं ये तो वर्किंग के लिए ठीक हो गया। तो फिर सियासतदानों को भी सियासत नहीं ऐसे अहम मामलात पर करनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही कहते बिना मुसव्वदा देखे कि आइन खत्म होने जा रहा है या आइन के साथ क्या छेड़छाड़ होने जा रही है। शहजाद चौधरी साहब वापस आते हैं आपकी तरफ। हुकूमत के पास नंबर गेम है, कौमी इत्तेफाक राय हासिल हो पाएगा, और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है आपके ख्याल में हुकूमत आराम से इसको टैकल कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी? मैं अपने 3 नुकात पहले आपका सर जवाब देने से पहले दोहरा दूं। सेनेट में अल्लाह करे कि 7 तारीख को ये इंट्रोड्यूस ना हो, क्योंकि इस पे बहुत खुली और डीप बहस की जरूरत है इन मामलात पे। मैं वजह बताता हूँ क्या है। नंबर 2, पीटीआई का ये कहना कि हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे, बगैर किसी डिबेट के, बगैर पूरी डिटेल सुने हुए, बगैर उसकी बहस में उलझे हुए, ये कैसे कोई फैसला कर सकता है कि मैं इसके साथ हूं, मैं इसका हामी हूं, मैं इसका मुखालिफ हूं। एक मुकम्मल तौर पर एक बैकरप्ट सोच है अगर इस किस्म की कोई चीज लेके आता है, चाहे वो इसके हामी है चाहे वो इसके मुखालिफ है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर ये हुकूमत चाहे कि आज ये तरमीम पास होनी है या अगले दिन पानी है या 7 को ही पास होनी है, तो 7 को पास करवा सकती है। लेकिन वो जो एक बिल पास होगा वो एग्जेक्टिव का बिल होगा, एग्जेक्टिव का। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं जो एग्जेक्टिव चाहता है उसके मुताबिक। क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एग्जेक्टिव का हिस्सा समझता हूं, वो बिल्कुल एग्जेक्टिव के अंदर बैठी है, इसलिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। अच्छा, लेकिन क्या हम एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून जो कि मेरी नजर के अंदर रियासत का ढांचा तब्दील करने जा रहा है, बगैर अमूमी इत्तेफाक के राय के बगैर हम क्या उसको कैरी कर भी लें तो उसको हम कबूल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसकी तरफ चलने से पहले बहुत मर्तबा सोच लेना चाहिए। 2 चीजों की बात है। एनएफसी अवार्ड की बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर बहुत बात हुई और बहुत देर से हो रही है, और इसको लेकिन एनएफसी अवार्ड की आड़ में आप 2 इतनी बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं। कम से कम एक का तो हमें पता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि जुडिशियल आपका ढांचा है, उसको और 26वीं तरमीम के बाद और खराब करने की, या और लोगों का अपना ख्याल हो सकता है, उसकी तरफ चलने का इरादा है। आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको इफेक्ट करने का पॉसिबिलिटी, अंदेशा पैदा हो रहा है। तो अब ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि रियासत का जो इख्तियार और ताकत का ढांचा है वो बदलने जा रहा है। जिस किस्म से आपने बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट की हुई थी रियासत के अंदर, वो तब्दील होने जा रही है। तो क्या तो ये जो तब्दील होने जा रही है, क्या हमें खामखा बैठे बैठे 2/3 आ गई हमारे पास तो हम इस पाकिस्तान का नाम बदल दें, या हम इसको बोलें कि आज से सदारती निजाम है वगैरह वगैरह? ऐसा काम नहीं हो सकता। बैलेंस ऑफ पावर इज क्रिटिकल एंड क्रूशल के डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए, और इस आइन के तहत जिसको क्रिएट किया गया। दूसरी, हमें अभी तक पता नहीं है कि 243 में क्या होना है, उसमें क्या बहस है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 243 के अंदर तमाम जो सर्विसेज हैं उनके अंदर से इनपुट लेके और उनके अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा जरूर किया गया होगा, जिसके बाद कि इतनी बड़ी तब्दीली अगर कोई है उसके अंदर, मुझे नहीं पता उसके अंदर है भी क्या या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं कि जब भी आपको, और ये बहस किस किस्म की होनी चाहिए और क्यों ना हो, ये क्या हमने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही बहस करनी है, उन कमेटियों में करनी है जहां पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती? पीटीआई आज अपने आप को कोसे इस बात के ऊपर कि वो कमेटियां छोड़ के गई है, अगर वहां पे बहस होती है तो बहस नहीं हो पाएगी, वो अपना हिस्सा नहीं कर पाएंगे। बाहर खड़े होकर प्रोपेगेंडा करना, शोर मचाना, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे मीनिंगफुल सब्सटैंटिव इनपुट्स अगर चाहिए तो हमें चाहिए यहाँ पे एक, आप प्रेस में आए, आप टीवी पे आए, आप बातें करें ताकि हमें अंदाजा हो कि क्या हो रहा है और आपकी इनपुट क्या है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, और वजह क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? एनएफसी अवार्ड को छोड़ दीजिए, वो हम सब मानते हैं, उस पर कोई ना कोई ले दे हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी ढांचे के अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो कि हो सकती, जुडिशियल तो श्योर हमारे सामने है, 243 का हमें पता नहीं है। अगर इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं तो इसकी वजूहात क्या है, क्या महसूस किया गया कि इन तब्दीलियों की जरूरत महसूस, इस जरूरत के ऊपर जो बहस है वो लाजिम है, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग टीवी के थ्रू, अबलाग के थ्रू समझ आए कि यार ये हम क्यों, ये हुकूमत कह रही है कि इनके अंदर तब्दीलियां लाना इस वक्त जरूरी है। नंबर 2, प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर बहस भी शामिल है। आप एक्सपर्ट्स, इतने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके इनपुट आप जरूर लीजिए, क्योंकि ये हमारी रियासत का मामला है, सही। ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि चूंकि मेरे पास आज मेजॉरिटी है तो मैं ये पास करवा सकता हूं। और फिर तीसरी बात, अगर कंसेंसस नहीं तो अमूमी इत्तेफाक राय लाना लाजिम है।